हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा उपन्यास, जिसके 10 भाग पूरे हो चुके हैं और ये 11वां भाग है। इसका नाम है यूपीएससी फोड़ दिया। तो शुरू करते हैं। मेरे 4 साल का यूपीएससी का सूखा, उसका दुख, उसका रुदन, उसके छुपाए आंसू एक ही पीडीएफ में और एक ही चीख के साथ बाहर आ गए। ऐसा लगा कि कई सालों से रुके हुए और जमे हुए आंसू का एक प्रवाह में निकल आए हों। रिजल्ट वाले दिन मैं दिल्ली में था और एंजल जयपुर में। रिजल्ट सुबह 11:30 बजे के करीब आ गया था। मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और सबसे पहले उनका रिजल्ट बताया। जब मैंने उनसे कहा कि उनका टॉप 50 में चयन हुआ है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रैंक बताई तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मैं और सुमित एंजल से मिलने जयपुर निकल गए। रिजल्ट वाले दिन एंजल का बार बार मुझसे बात करना प्रिंसिपल साहिबा को अखर रहा था। मैं कार में बैठे बैठे एंजल का यूट्यूब वीडियो देखने लगा। सिविल दिल्ली कोचिंग में उनका इंटरव्यू था जो 2018 का था, जो एंजल को व्हाट्सएप कर दिया। यह बकवास वीडियो था, मैंने हटवा दिया। यह मेरे सबसे ख़राब मौक़ में से एक था। एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा, आपने कोचिंग वाले को कॉल करके वीडियो हटवा दिया? क्या बात है मैडम, वैसे मॉक इंटरव्यू देते समय मुस्कुरा तो बहुत अच्छे से रही थी, लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत बेकार था। हट गया क्या? एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा। हाँ, अब तो एक से बढ़कर एक इंटरव्यू आएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी सफलता का राज जानने पूरा मीडिया उनकी मम्मा के ऑफिस के बाहर खड़ा है, वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में मशगूल है। यही प्यार की असली ताकत होती है। हाँ, अभी 4 टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है। टीवी चैनलों द्वारा एंजल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यूपीएससी में चयनित उन सैकड़ों अधिकारियों का इंटरव्यू लिया जा रहा था जिन्होंने 4 अगस्त को परीक्षा पास की थी। ऐसा लग रहा था मानो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली रैंक हासिल की हो। ऐसा लग रहा था कि सेलेक्ट हुए ये बच्चे भारत का कायाकल्प कर देंगे। असल में होता क्या है, ब्यूरोक्रेसी में हम सभी भारतीयों को अच्छे से मालूम है। टीवी चैनलों द्वारा यूपीएससी टॉपर्स का महिमा मंडन किए जाने से खफा एक सीनियर पत्रकार ने अपनी फेसबुक वॉल पर बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, जो कुछ इस प्रकार है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भारत में गलत हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि गलत तो है परंतु उसे बहुत अच्छे कार्य के रूप में दिखाया गया है। वो है सरकारी नौकरी, खासकर यूपीएससी में अधिकारी पद पाने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और उनका महिमा मंडन। मैं बचपन से ही टीवी और यूपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू देखता आ रहा हूँ और आजकल यूट्यूब पर कई ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाने की वजह से फेसबुक, यूट्यूब आदि पर हर दूसरा तीसरा विज्ञापन इन्हीं लोगों के इंटरव्यू से संबंधित मिल जाता है। ये सफल छात्रों के अनुभव, उन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, कौन सी कोचिंग पकड़ी आदि के बारे में होता है। इंटरव्यू में सामने वाला उस छात्र को किसी महापुरुष की तरह दिखाता है, उससे ऐसे बर्ताव करता है जैसे उस छात्र ने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो, जो उसके पहले बहुत कम लोगों ने करने की हिम्मत दिखाई। मेरे अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को महापुरुष के रूप में दिखाया जाना चाहिए, जो उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए जिन्होंने देश और समाज के लिए कोई सकारात्मक कार्य किया हो। किसी के द्वारा कोई नौकरी पा लेना कोई महानता का कार्य नहीं है, जब तक उसकी नौकरी किसी सैनिक, किसान आदि की ना हो। उस छात्र की नौकरी सिर्फ उसके परिवार और उसके लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले उसे नौकरी पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखिए कि क्या उसने इस नौकरी के दौरान समाज में कोई सकारात्मक बदलाव किया है, तभी उसका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। इन इंटरव्यू के दौरान साथ में ये सूचना भी देनी चाहिए। व्यावसायिक प्रचार, जैसे फिल्मों में जब किसी कलाकार को धूम्रपान करते दिखाया जाता है तो सूचना दी जाती है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी बात पर विचार करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। जिस छात्र का इंटरव्यू हो रहा है उसमें ऐसा क्या खास है जो इसको बोलते हुए सबको सुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कल को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी नौकरी से इस्तीफा देकर आ जाएं और बोलें कि मैं आईएएस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा,
तो उनको हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उनके आईएएस बनने से देश को सच में फ़ायदा हो सकता है। वो इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर एक छोटी नौकरी ले रहे हैं देश सेवा के लिए, इसीलिए उनकी महानता का सम्मान करते हुए हमें उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। लेकिन किसी साधारण छात्र को नौकरी मिलने पर इंटरव्यू लेने का तो कोई तुक नहीं बनता। उसने एक नौकरी लेकर कोई देश पर एहसान तो नहीं किया, सिर्फ एक सीट को कम किया है। क्योंकि इन नौकरियों में सीटें सीमित संख्या में हैं, तो इन छात्रों के द्वारा बताई गई टिप्स का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि यूपीएससी में कुल 1000 सीटें आती हैं। टॉपर छात्र ने मान लीजिए बोला कि अमुक किताब पढ़ने से फायदा मिलेगा। उसी वर्ष देश के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स उस छात्र की सलाह पर मानकर वही किताब पढ़े। अब बताइए कि उस वर्ष कितने छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 1000 छात्र ही उत्तीर्ण होंगे। अब फिर से ज़रा सोचिए कि उसका इंटरव्यू किसी ने न लिया होता तो इस प्रकार अमुक किताब का जिक्र भी नहीं होता। तो कितने छात्र इस बार उत्तीर्ण होते? फिर से 1000 छात्र ही उत्तीर्ण होते। कहने का मतलब है इन टॉपर छात्रों के इंटरव्यू से हो सकता है राम के बजाय श्याम का फायदा हो जाए, लेकिन अगर हम पूरे भारत को देखें तो किसी का फायदा नहीं होता, क्योंकि राम के बदले श्याम अधिकारी बन जाएंगे तो देश के लिए वैसे ही राम काम करेंगे, वैसे ही श्याम। अगर टॉपर छात्र कोई अपाहिज, बहुत निर्धन, रिक्शा चालक आदि भी हों तो भी इस तरह के इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात है, किसी एक दो रिक्शा चालक को अधिकारी बनाने से बाकी लाखों रिक्शा चालक की सामाजिक हालत नहीं सुधरेगी। वो अपनी नौकरी के दौरान कुछ ऐसा खास नहीं करने वाला जिसकी वजह से देश की गरीबी घटेगी या देश में कुछ और अच्छा बदलाव आएगा। उसने बस एक नौकरी ली है जिसके सीमित पद थे, और कुछ वर्षों की नौकरी के बाद उसके विचार और उस दूसरी अधिकारी के विचार जिसके बाबा दादा भी अधिकारी थे में कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। तो इस इंटरव्यू से देश का क्या नुकसान? दो तरह के नुकसान हैं। कोचिंग क्लासेस को बढ़ावा मिलता है और कोचिंग क्लासेस लगातार कंपटीशन का कट ऑफ बढ़ाती हैं। मान लीजिए कि देश में ऐसी भी कोचिंग ना हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाए। अब ऐसे में हर छात्र खुद से पढ़ेगा, खुद से विषय को समझेगा। क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना है तो जाहिर है पूरा सिलेबस खत्म करना मुश्किल होगा। ऐसे में जो भी 30-40% पाठ्यक्रम छात्र पढ़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी होगा। अब जब इतनी क्लासेस चालू हो गई है तो पूरा सिलेबस और उसे याद करने और समझने का ट्रिक आदि आसानी से मिल जाती है, जिस वजह से छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो अपने आप ज़्यादा स्कोर करते हैं और कट ऑफ ऊपर उठ जाता है। अगर परीक्षा की कठिनाई हर बार बढ़ाई न जाए तो इससे नुकसान यह होता है कि नौकरी आपको 1 वर्ष की तैयारी में मिल सकती है, उसके लिए आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे। ये इंटरव्यू पहले से नौकरी कर रहे छात्रों को भी बड़ी नौकरी की तैयारी करने को प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ को नौकरी मिल जाती है, लेकिन 99% को पैसा समय बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अब ऐसे लोग जो पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अपने काम में मन लगाते तो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन इंटरव्यू के जरिए ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको सरकारी अधिकारी बनने के लिए ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत को बस आईएएस आईपीएस की ज़रूरत है, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि की नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पहले से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग जैसी कंपनियां मौजूद हैं। 21वीं शताब्दी में जब भारत विश्व स्तरीय स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए तरस रहा है, तब युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सरकारी अधिकारी बने। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में एक पंखे में लगने वाली चिप भी निर्मित नहीं होती और चीन से मंगवानी पड़ती है। और ये फैक्टर फिर से कट ऑफ को बढ़ा देता है, क्योंकि जो पहले से नौकरी में हैं वो थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं। इससे बेरोजगार छात्रों के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। संक्षेप में, ये साक्षात्कार परीक्षा को लोकप्रिय बनाकर
अपने कोचिंग क्लासों की ब्रीडिंग के लिए छात्रों, नौकरी पेशा लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी भी तरह से ये कक्षाएं और साक्षात्कार समाज और छात्रों की मदद नहीं करते, उल्टे नुकसान ही करते हैं। अभिषेक जी ने एक दूसरा नजरिया पेश करते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का नशा आज संघ लोक सेवा आयोग। प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही मंच वाला माइक कैमरे सज चुके थे। टॉपर्स के घर टीवी चैनलों की छापेमारी शुरू हो चुकी है उनकी सफलता का राज जानने के लिए, वो भी अपने घर के सादे से ड्राइंग रूम में इंटरव्यू देते हुए। कंसिस्टेंसी और फंडामेंटल्स, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट्स मेकिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे भारी भरकम शब्दों पर ध्यान देने को सफलता का मूल बता रहे थे। और हाँ, फैमिली को बड़ा सा थैंक यू कर रहे थे सपोर्ट के लिए। अगले दिन कोचिंग वालों के इश्तिहार अपने परिणामों के वैभव दिखाते हुए सभी अखबारों और पत्रिकाओं में भरे पड़े होंगे। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर टॉपर्स के नए पेज, प्रोफाइल का सृजन होगा और ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। फिर शुरू होगा देश भर में इनसे प्रेरणा लेकर फटाफट एनसीईआरटी की किताबें खरीदने का दौर। आत्मविश्वास के उबाल आएंगे, कुछ कर गुजर के जाने के जज्बे जोर मारेंगे। फिर बहुतेरे बालक बालिकाएं दिल्ली, जयपुर की तरफ कूच करेंगे, जिनमें लड़के सबसे पहले दाढ़ी बाल न कटवाने का, फेशियल वैक्स न करवाने का प्रण लेंगे। मुखर्जी नगर व राजेंद्र नगर अब जोश से लबरेज हो जाएंगे। इश्कबाजी और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से ज़रा परहेज। फिर 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ का लिस्ट में नाम आएगा और कुछ घटी हुई एनर्जी और बढ़ी हुई फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी बुकिंग जारी रखेंगे। सिविल सर्विसेज की रगड़म पेलिस में आपकी बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी ही आपकी सिंसियरिटी का परिचायक होती है। फ्रस्ट्रेशन, उम्र और दाढ़ी तीनों बढ़ती जाती हैं। फिर पीछे से कोई 3-4 साल वाला जूनियर बालक बालिका पहले ही अटेम्प्ट में ठीक ठाक रैंक पेल देता है। तब फ्रस्ट्रेशन का इंडेक्स एक अंक और ऊपर खिसक जाता है। ज्ञान इतना हो जाता है कि आप चलते फिरते गूगल बन जाते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों का पैकेज भारत के बढ़ते आयात की तरह विशाल होता जाता है। उनके हाथ में बंधी एप्पल वॉच हमें अपना समय देखने को विवश कर देती है। अब जीवन में आध्यात्म की एंट्री होने लगती है। अवसरों की कमी और पैसे की तंगी दोहरी मार करती है। दिल्ली, इंदौर जैसे चमकदार शहर में सब मोह माया है। अहम ब्रह्मास्म में चरे वेती जैसे एथिक्स में पढ़े सभी दार्शनिक के सबक याद आने लगते हैं। दुनिया भर की जियोग्राफी और पॉलिटी अंदर ही अंदर जोर मारती है। लौंडे विरक्त होने लगते हैं दुनियादारी से। और फिर शुरू होता है दिल्ली की गलियों से पलायन। एक सपने के पीछे एक उम्र खप जाती है और फिर हम दाढ़ी साफ करके यूपीएससी के तिलिस्म को तोड़ इधर उधर सेट हो जाते हैं। लड़कियों के माता पिता उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनकी शादियों पर जोर देते हैं। कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार, फिर पुलिस, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल और जो बुद्धिमान हैं वो साथ साथ बीएड करके संविदा शिक्षक की ओर पलायन कर देते हैं। बचे खुचे ब्रह्म राक्षस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी बनकर अपने अनुभवों पर प्रवचन देने लगते हैं। कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के शब्दों में कहें तो आप तो सिविल सर्विसेज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज आपसे बाहर नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ टीवी पर एक इंटरव्यू इस तरह से थके हुए, बुझे हुए, लेकिन मेहनती, जुझारू, संघर्षरत पलायनवादियों का भी ज़रूर होना चाहिए। इस यूपीएससी की संध्या पर सिर्फ टॉपर्स ही सब जानते हों, ऐसा नहीं है। उनकी यह फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। क्या मुझे राजस्थान कैडर मिल जाएगा? एंजल का मैसेज था। शायद ही मिले, क्योंकि आपसे पहले 3 और हैं जनरल कैटेगरी में ही, मैंने कहा। एंजल के आईएएस परीक्षा में चयन ने समाज में प्रचलित कई मिथकों को तोड़ दिया। पहला मिथक तो यह टूटा कि यह प्यार और यूपीएससी साथ साथ नहीं हो सकते।
मज़े की बात यह है कि वर्ष 2018 में कनिष्क कटारिया ने स्वीकार किया था कि उनके चयन में उनकी गर्लफ्रेंड सोनल का हाथ था, और इस साल एंजल के चयन में उनके बॉयफ्रेंड यानी गिरीश का हाथ। एंजल ने दूसरा मिथक यह तोड़ा कि आईएएस अफसर बनने के लिए 16 से 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। एंजल नियमित तौर पर 6 से 7 घंटा ही पढ़ती थी। तीसरा मिथक यह तोड़ा कि सोशल मीडिया सफलता में बाधक है। एंजल और मैं हर रोज 1 से 1.5 घंटे फोन पर डिस्कशन किया करते थे। इसके अलावा एंजल हर रोज तैयारी को धारदार बनाने के लिए ओनली आईएएस प्रीलिम्स बूस्टर और द हिंदू का एडिटोरियल देखा करती थी। साथ ही दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट ऑडियो आर्टिकल और साप्ताहिक करंट अफेयर जैसे प्रोग्राम भी नियमित तौर पर देखा करती थी। उनकी सफलता में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाधक की जगह सहायक बने। जब मैंने एंजल के आईएएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में देखा तो मुझे लगा मेरी सारी तपस्या का फल उसी क्षण बिन मांगे ही मिल गया। मैं इतना खुश था कि मैं यूपीएससी के हर गंभीर अभ्यर्थी को चीख चीख कर कहना चाहता था, यूपीएससी असंभव नहीं है। मैं कहना चाहता था कि लगे रहो तो यूपीएससी को फतह किया जा सकता है। सपना तुम्हारा है तो जान भी तुम्हें ही झोंकनी पड़ेगी। एक बात को गांठ बांध करके ध्यान में रखना है कि सिविल सेवा में चयन तभी होता है जब आपने तैयारी ओवरऑल की हो, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी एक साथ। अर्थात तैयारी शुरू करने के पहले दिन से ही लगभग 1.5 साल तक तीनों पार्ट की एक साथ तैयारी। फिर जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को 3 महीने रह जाएं तब केवल प्रीलिम्स की तैयारी होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में न तो केवल तथ्यों से काम चल सकता है, न ही केवल कॉन्सेप्ट से। आपको ज़रूरी तथ्यों तथा कॉन्सेप्ट दोनों पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। आप न तो केवल ज्ञान के दम पर सिविल सेवा पास कर सकते हो, न ही केवल लेखनी शैली के दम पर। आपको आवश्यक ज्ञान हासिल करने तथा अच्छी लेखन शैली दोनों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही तैयारी शुरू करने के पहले दिन से प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी का व्यक्तिगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज का टाइम ही ऐसा है। अधिकतर युवा आपको आसपास के माहौल से शिकायत करते हुए तथा व्यवस्था को कोसते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कठोर श्रम साधना वाले कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो न गरीबी, न असुविधा और न ही तमाम कठिनाइयों की एक बार भी शिकायत किए एक दिन इतने काबिल हो जाएंगे कि भविष्य में उन्हें मैनेजमेंट की किताबों में, जीवन प्रबंधक के रूप में तथा इतिहास की किताबों में उन्हें युग पुरुष के रूप में पढ़ा जाएगा। दोस्तों, जीवन के किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो एक दिन में सुबह उठने से लेकर सोने तक के जो 17 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें आप जो भी कार्य करते हो उसमें अपना 110% दो। दोस्तों, अपना कर्म कुछ इस तरह करो कि जब भगवान दुनिया में सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.1% लोगों की रैंकिंग जारी करें तो उनमें आपका नाम जरूर हो। अगर आपने सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.1% लोगों की सूची में जगह बना ली तो आपके दुनिया में सबसे सफल 0.1% लोगों में से एक होने की गारंटी देता हूँ। मैं यह सब उन गंभीर अभ्यर्थियों को इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इन सारी बातों ने एंजल को कठिन परिस्थितियों में बहुत मदद करी और आज वह भारत की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप 50 में चयनित होने में कामयाब हो गई थी। सिलेक्शन होने के बाद जब मैं उन्हें ग्राम वासियों द्वारा सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कुछ सफलता के सूत्र बताए थे जो यूपीएससी में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शानदार थे। पहला सफलता का सूत्र उन्होंने यह बताया कि एक सवाल हर रोज खुद से कीजिए, क्या मैं मेरा काम सबसे बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर उत्तर मिले नहीं तो उस काम को उत्कृष्ट तरीके से करने के उपाय जरूर खोजें, क्योंकि औसत तरीके से किए गए काम के परिणाम भी अक्सर औसत ही होते हैं तथा उत्कृष्ट तरीके से किए गए काम के परिणाम भी उत्कृष्ट होते हैं। फिर चाहे वो काम पढ़ने का हो या फिर पढ़ाने का, खेलने का हो या खिलाने का। आप ग्रेट बनने के लिए काम न करें बल्कि जो भी काम करते हो उसे ग्रेटनेस के साथ करें।
आप उस क्षेत्र में एक दिन ज़रूर ग्रेट बन जाएंगे। दूसरी बात यह कि जिस संकल्प को ठाना हो, अगर बस उसी को पाना हो तो अच्छी रणनीति बनाओ, उस पर अमल करो। मंजिल की राह में बहुत विकल्प मिलेंगे, पर विकल्पों में भटककर संकल्प को आंखों से ओझल नहीं होने देना है। यदि आप अपने संकल्प के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो आप एक दिन अपने संकल्प को जरूर पा लेंगे। तीसरी बात यह कि अगर आप बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो एक नियम अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। वो है 20/80 का नियम, 20/80 का नियम। इस नियम से तहत अपनी दिनचर्या में समय के उस 20% भाग का पता लगाओ जो आपके लिए प्राइम टाइम हो। इस समय में आप अपने प्राथमिकताओं वाले 20% कार्यों को हर हाल में निपटा लें। मजे की बात यह है कि यह 20% महत्वपूर्ण समय तथा कार्य आपकी सफलता में 80% रोल प्ले करेगा। चौथी बात, कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर नहीं, लक्ष्य पर निगाह रखते हैं, इसीलिए उन्हें भीड़ मंजिल नहीं दिखाई देती। इसीलिए वो हजारों हजार की भीड़ को चीर कर भी सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये भाग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जो कि अभी आधा ही हुआ है। इसका आधा भाग हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।